नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में किसानों से जुड़ी हुई कुछ डिमांड्स काफी चर्चा में रही। किसानों ने अपने प्रदर्शन भी किए, दिल्ली चलो के नारे भी चले। इन सब चीजों के दौरान अगर हम देखें तो कुछ ऐसी समस्या हैं जो वाकई में इग्नोर नहीं की जा सकती। जब हम बात करते हैं किसानों के इनकम को बढ़ाने की, तो ये कुछ ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई सालों से चर्चा में रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे के आसपास बात करेंगे कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे सही है या नहीं है, सरकार को किस तरीके से इसका उत्तर देना चाहिए या इस पर कदम लेने चाहिए। आज का आर्टिकल जो है द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, इसका टाइटल है इनकम नॉट एमएसपी। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है इसकी यहाँ पे जो बात है, मुद्दा जो है वो एमएसपी नहीं है, मुद्दा यहाँ पे इनकम है, किसानों की आवक यहाँ पे मुद्दा है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे और भी तरीके हैं एमएसपी के अलावा जिन्हें यूज किया जा सकता है, सरकार क्यों इस तरीके का कदम नहीं उठा पा रही है। ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, इसके ऑथर है अशोक गुलाटी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ऑथर एग्रीकल्चर के बारे में काफी कुछ लिखते हैं, कृषि के बारे में काफी कुछ लिखते हैं, और आप इनको अपने मेंस के एग्जाम्स वगैरह कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कुछ वीडियो की रूपरेखा इस तरीके की रहेगी। हमेशा की तरह हम लोग पहले देखेंगे ये खबरों में क्यों है, जो कि मैंने बताया कि किसान आंदोलन पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर लेखक का दृष्टिकोण, ये आर्टिकल आपके सामने है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, अशोक गुलाटी इनके ऑथर है, और ये आर्टिकल हम लोग इसको पैरा बाई पैरा देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक अभ्यास प्रश्न देखते हुए वीडियो को विराम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये खबरों में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया, किसानों के विरोध का प्रदर्शन चल रहा है और किसानों ने कुछ डिमांड्स रखी है। कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो वाकई में आप कह सकते हैं कि जरूरी है। जैसे किसानों की इनकम को लेकर के वो बोल रहे हैं एमएसपी को बढ़ाए। ठीक है, हालांकि उनका उद्देश्य है कि अपनी इनकम उनकी बढ़नी चाहिए, उनकी आवक बढ़नी चाहिए, और उनके लिए उन्होंने जो जरिया चूज किया है वो है एमएसपी। अब जब हम लोग एमएसपी की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारत में चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अन्य संबंधित कृषि नीतियों को कानूनी रूप से लागू करने की मांग करता है। किसान ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी को एक लीगल सैंक्शन दीजिए, इसके पीछे एक लीगल बैकिंग दीजिए, इसके लिए एक कानून बनाइए ताकि आप गारंटी दे सकते हैं आप सारा हमारा जो फसल होगी उसको प्रोक्योर करेंगे, उसको खरीदेंगे। अब हम देखेंगे कि ये कानून क्यों नहीं लाया गया, या फिर ऐसा अगर एमएसपी है तो अभी क्या चल रहा है एमएसपी में। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो आज की डेट में लगभग 22 फसलों पर और एक गन्ने पर ये एमएसपी दी जाती है। अब किसानों की यहाँ पे डिमांड्स कुछ इस तरीके की है कि जो अभी एमएसपी दी जा रही है उस फॉर्मूले को चेंज करके आप एमएस स्वामीनाथन के द्वारा दिए गए फॉर्मूले पे एमएसपी प्रदान करें। अब एमएस स्वामीनाथन का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आगे। एमएस स्वामीनाथन, आपको पता होगा कि जब हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो वो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। ठीक है, और उनको अभी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए ये जो पर्सनैलिटी है वो हमारे लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या बात की है। 5-6 मुद्दे यहाँ पे कवर किए गए, हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं और किसानों की कुछ डिमांड है, गवर्नमेंट को इन डिमांड्स को रैशनली ट्रीट करना होगा, सोच विचार करके इन डिमांड्स पे जो है गवर्नमेंट को वार्ता करनी होगी। अभी रिसेंटली 2-3 टॉक्स हुई हैं किसानों और गवर्नमेंट के बीच में, वार्ता हुई है, उसमें से अंतिम जो वार्ता हुई उसका रिजल्ट ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको डाइवर्सिटी जो है डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, या फिर यूं कहें विविधीकरण करना होगा। ठीक है, विविधीकरण का मतलब है सरकार कह रही है कि आप खाली कुछ पर्टिकुलर फसलों तक सीमित ना रहिए, बाकी फसलों पे या फिर कृषि के साथ साथ जो अन्य इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज है वो भी कीजिए, जैसे कि पशुपालन या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर हम और भी ऐसी चीजें जैसे कि मत्स्य पालन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और से केवल गेहूं या फिर चावल को छोड़ करके सरकार का कहना है कि आपको दालों में भी कृषि करनी चाहिए। तो इस तरीके से सरकार का ये था कि आप विविधीकरण करें, और इसके अलावा नाफेड के द्वारा भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, और नाफेड के साथ आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे
और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नाफेड आपकी 23 जो फसलें हैं वो प्रोक्योर करेगा। इसके अलावा जो कॉटन कमीशन है वो भी अपनी आपसे कॉटन जो है प्रोक्योर करेगा, वो आपसे खरीदेगा। तो इस तरीके की कुछ बातें की गई है। किसानों ने अभी तक अपने विचार या फिर अपना ये कहें कि इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं की है फिलहाल। तो इस सारे संदर्भ में हम लोग आज के इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फार्मर की सबसे पहली डिमांड है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम आपका जो मूल्य है, समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको जो है स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के ऊपर लागू कीजिए। आज की डेट में अगर हम बात करें, फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे 2-3 तरीके की प्राइसेस होती है। जब हम लागत की बात करते हैं तो आज की डेट में लागत को 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो है कॉस्ट, जिसे A2 कहा जाता है। A2 के अंदर आपकी वो सारी लागतें आती है, चाहे आपने पैसा खर्च करके की हो, कैश में की हो या काइंड में की हो। जैसे मान लीजिए किसान ने अपने खेत में जो भी पैसा खर्च करके सिंचाई हो, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, ये जो भी चीजें उसने इन्वेस्ट की है वो सारी लागत को हम लोग A2 में कहेंगे। ठीक है, तो ये A2 तो जो लागत होगी आपकी, जो नॉर्मल लागत है प्रोडक्शन की, वो। ठीक है, आज की डेट में जो एमएसपी दी जाती है वो आपकी दी जाती है A2 के साथ FL, फैमिली लेबर। जब एक किसान काम करता है अपने खेत में, तो उस खेत में किसान के साथ साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे और भी कुछ सदस्य जो घर के, वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सदस्य कहीं और जाके काम करते तो उनको इनकम मिलती, एक्स्ट्रा इनकम होती। लेकिन वो अपने खेत में काम कर रहे हैं क्योंकि वो लेबर को हायर नहीं कर सकता। ठीक है, इनको इस काम के लिए कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, तो सरकार ने उसको भी लागत में काउंट किया है कि आपकी लागत में हम लोग उन लोगों को भी कंसिडर करेंगे जो आपके खेत में आपके परिवार से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि A2 से ज्यादा पैसा कंसिडर किया जाता है एमएसपी पे। एमएसपी की बात करें तो फिलहाल इस लागत के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी लागत 100 रुपए आई है अगर प्रति एकड़ की बात करें, ठीक है, तो आपको एमएसपी जो मिलेगी वो 150 रुपए मिलेगी। ठीक है, ये है अभी का फॉर्मूला। किसान कह रहे हैं आप हमें जो है MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले पे दीजिए। वो फॉर्मूला कहता है कि आपको एक प्राइस होगी C2, उसके ऊपर एमएसपी देनी है। अब ये जो C2 प्राइस है, C2 लागत है, वो क्या है? वो लागत और कुछ नहीं है। C2 का मतलब यहां पे है जो अभी दी जा रही है A2 प्लस FL। इसके अलावा यहां पे कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, मान लीजिए X। ठीक है, जो हम लोग X की बात कर रहे हैं, ये X और कुछ नहीं है, उस भूमि का रेंट समझ लीजिए, या फिर इसके अलावा किसी तरीके का इंटरेस्ट है या फिर ब्याज मिल रहा है, उन सब चीजों को काउंट करके ये X को जोड़ा जाएगा। मतलब आपकी लागत में उस भूमि का रेंट, क्योंकि किसान अपनी भूमि से रेंट नहीं लेता, किराया नहीं लेता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो वही भूमि किसी और को किराए पे देता तो उसको कुछ किराया मिलता, उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस नहीं करते हुए यहाँ पे ये माना जाएगा कि किसान को अपनी लागत जो खेत में लगी है, उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्य जो वहां काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मूल्य दिया जाएगा। उसके साथ साथ उस भूमि को लेकर के अगर कोई ब्याज है या फिर कोई ये समझ ले रेंट है, किराया है, तो वो भी इसके अंदर लागत में शामिल किया जाएगा। अब जब हम लोग MS स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये C2 के साथ हम वहां पे आपको 50% देंगे। सेम है, जितनी भी लागत होगी लेकिन उसका हम लोग 50% एक्स्ट्रा देंगे आपको। ठीक है, बट बात यहाँ पे है कि लागत में फर्क है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो फर्टिलाइजर है, बीज है, या और भी इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, ये सारी चीजें काउंट करते हैं। इसमें हम लोग परिवार का जो श्रम होता है उसको भी काउंट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग उस भूमि से आने वाला किराया भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा होगी मूल्य में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये फैक्टर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर वो X वाला फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा लागत है। और किसान कह रहे हैं कि हमारी इतनी लागत लगती है तो हमको इसके ऊपर 50% दीजिए। अब यहाँ पे अगर आंकड़ों को देखें, अगर हम लोग इस लागत पे देते हैं तो इस लागत में और इस लागत में लगभग 20% का फर्क है, 20 से 30% का। अगर हम MS स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी देना स्टार्ट करते हैं तो किसानों को लगभग आज की तुलना में 30% एक्स्ट्रा एमएसपी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के किसान ये चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा इनकम ज्यादा हो, उनकी इनकम बढ़े। ठीक है, तो ये तो था MS स्वामीनाथन का फॉर्मूला जो कि हमने देख लिया। वो कह रहे हैं C2 के ऊपर आपको 50% दिया जाए। अब जो ये टर्म्स है A2 प्लस FL और C2, ये आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है क्योंकि ये इसी तरीके से दी हुई है। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने आर्टिकल पे। यहाँ ये सारी चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई। अल्टीमेटली ये कहा है अगर हम C2 प्लस 50% देते हैं MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको लगभग 25 से 30% का यहाँ पे किसानों को फायदा होगा, उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसानों की कुछ और डिमांड्स है। वो डिमांड्स क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, वो है कि आप हमारे लोन को माफ कीजिए, लोन वेवर कर दीजिए, पहली चीज। इसके अलावा किसान कह रहा है कि हमें और हमारे जो श्रमिक है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चीज। फिर मिनिमम वेज, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स के अंदर जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको एक मिनिमम वेज मिलता है। किसानों ने बोला हमारे लिए वो मिनिमम वेज है, हमारे खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वो मिनिमम वेज 700 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, पर डे या प्रतिदिन आपको 700 रुपए वो दिए जाएंगे। ठीक है, ये उनकी मांगे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो मनरेगा के अंदर में श्रमिक काम करते हैं उनको आप हमारे खेतों में काम करवाइए, सरकार उनको पैसा तो दे ही रही है, तो उनको आप हमारे खेतों में भी काम कराएं, इससे किसान का जो श्रमिक पर पैसा खर्च होगा वो बचेगा। ठीक है, अल्टीमेटली उसकी जो एक्स्ट्रा लागत लग रही है वो नहीं लगेगी। कुल मिला के बात सारी यहाँ पे जो आ रही है वो एक ही चीज पे आ रही है कि किसान चाहता है कि उसकी आवक बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है किसानों पे, किसान जो है अभी सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। हर एक ऐसा वर्ग जो अपनी कुछ डिमांड्स बनवाना चाहता है वो इलेक्शंस के टाइम पे ऐसी चीजें, ऐसी डिमांड्स अपनी फॉरवर्ड रखता है, आगे आके रखता है। अभी इलेक्शंस आने वाले, जनरल इलेक्शन, तो उसी का फायदा उठा करके यहाँ पे ऐसा रखा जा रहा है। ऑथर का कहना है, लेखक का ये कहना है कि सरकार को यहाँ पे इमोशनल होकर के फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 25 से 30% बढ़ा करके MSP मिलेगी, इसका मतलब है कि भारत सरकार के वित्त के ऊपर फर्क पड़ेगा, या फिर हम कहें कि भारत सरकार का जो बजट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली आप पैसा अगर किसानों को देंगे तो लाएंगे कहां से, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इसको सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेकर के। ठीक है, रियल इशू हमने देख लिया कि किसान जो है वास्तविकता में चाहता है कि इनकम बढ़े, उसकी उसकी आवक बढ़े, और किसान नहीं, आज की डेट में हर वर्ग यही चाहेगा। ये एक लॉजिकल चीज भी है कि हर इंसान, हर व्यक्ति जो श्रम कर रहा है वो चाहेगा कि उसकी इनकम बढ़े, उसकी जो आवक है वो बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो क्या है, प्रश्न सामने ये है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, क्या सरकार ये सारी डिमांड्स को मान सकती है। जब हम MSP की बात करते हैं तो लगभग जो है लागत 25 से 30% बढ़ जाएगी। फिर हम लोग लोन वेवर की बात कर रहे हैं, उसके बाद पेंशन की बात कर रहे हैं, उनके बाद हम कह रहे हैं कि इनको 700 रुपए प्रतिदिन का श्रम मिलना चाहिए। ये सारी चीजें सरकार कर पाएंगी? अगर आंकड़े हम लोग देखें तो आंकड़े क्लियर नहीं है, लेकिन बात ये फैक्ट है कि इतना पैसा नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, दूसरी बात, अभी हम लोग 23 कमोडिटीज पे MSP अनाउंस करते हैं, उसमें से कुछ चीजों पे जो है आप ये कह सकते हैं कि सरकार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है प्रोक्योरमेंट करती है, वो सामान खरीदती भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कुछ बात की गई है कि हम लोग 23 क्रॉप्स पे जिन पे MSP देते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए कि हम लोग जिन 23 क्रॉप्स पे हम लोग MSP देते हैं, या 23 फसलों पे MSP दे रहे हैं, उनसे अगर हम वैल्यू के टर्म में देखें कि GDP को कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग 28% फायदा होता है। 28% जो है इनकी कंट्रीब्यूशन है, योगदान है इनका। ठीक है, मूल्य के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन जो बाकी फसलें हैं, या फिर इसके अलावा देखें कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर 28% योगदान इनका है, तो बाकी योगदान कहां से आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कृषि में सिर्फ 28% इन 23 फसलों से मिल रहा है, तो बाकी चीजें कहां से आ रही है। तो कृषि के अंदर और भी ऐसी एक्टिविटीज है जो, जिन्हें हम लोग अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं, कृषि के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज बोलते हैं, जैसे कि पशुपालन। पशुपालन से आपको पता होगा कि जो दूध का उत्पादन किया जाता है, भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इससे आपको बहुत ज्यादा योगदान मिलता है मूल्य के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य पालन। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह की खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह है। ठीक है, सेमीकल्चर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इन सब से बाकी योगदान आता है। तो फिर ऐसा क्यों कि हम लोग खाली MSP सिर्फ 28 फसलों को दे रहे हैं, इनको भी MSP दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर इनको भी MSP देंगे तो सरकार के बजट पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या करना चाहिए, कुल मिला के बात यह है कि ये 28 फसलें, ये 23 फसलें जो है सिर्फ
28% दे रही है, तो आने वाले वक्त में आपको देखने की बात यह है कि जो भविष्य है वो इन सब एक्टिविटीज में है। अगर किसान अपनी आवक बढ़ाना चाहता है या फिर यूं कहें कि इनकम बढ़ाना चाहता है, तो वो भविष्य इस पशुपालन में, मत्स्य पालन में या फिर जो अलाइड एक्टिविटीज है उसके अंदर है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए टेक्निकली, तो सरकार को इनको बढ़ावा देना चाहिए और सरकार को किसान को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो विविधीकरण पे आए। विविधीकरण का मतलब कि इन फसलों के अलावा बाकी चीजों पे भी वो ध्यान दे। विविधीकरण कह दीजिए या फिर आप कहिए डाइवर्सिफिकेशन, कि केवल कृषि को छोड़कर के आसपास की जो चीजें हैं जिनसे पैसा मिल सकता है वो भी करना स्टार्ट करें। तो ये सरकार ने इसमें कहा भी है अपनी रिकमेंडेशन में। ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसी है कि वाई शुड दिस फॉर्मूला नॉट बी एप्लीकेबल टू एग्री प्रोडक्ट्स, खाली इन्हीं पे क्यों हो, बाकी चीजों पे क्यों ना हो, जबकि हम लोग दूध के उत्पादन में या फिर लाइव स्टॉक की बात करें, पशुपालन वगैरह में भी अच्छा कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम आप देखें कि एग्रीकल्चर, कृषि की अगर वृद्धि अगर 1.8 दशमलव के आसपास हो रही है, तो इन सेक्टर में मत्स्य पालन, ये पशुपालन, इनके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो लगभग 5 से 8% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये सेक्टर बूम पे है, ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जब ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना हो कि किसान इसी में जाकर के काम करे थोड़ा बहुत, तो यहां से आपकी इनकम बढ़ सकती है। आप ये कह सकते हैं भविष्य इन चीजों में है और सरकार को इनके लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात की गई है। लेसन्स क्या है, क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि हमको दूध उत्पादन में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, इनमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनके लिए आप अलग अलग मॉडल ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अमूल का एक मॉडल है कि वो गांवों से दूध लेकर के, आप ये कहें कि जहां दूध का उत्पादन होता है वहां से लेकर के आपके कंज्यूमर तक वो पहुंचाया जाता है। ऐसी ही चीजें बाकी चीजों में भी की जा सकती। ठीक है, तो एक अमूल मॉडल है। फिर हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री सेक्टर की, जो मुर्गियां, अंडे, इन सब जो की बातें की जा रही है, उस सेक्टर में भी काफी वृद्धि हुई है। तो इन सब चीजों में किसान काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि किसान की इनकम को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो किसान की इनकम को बढ़ाने का एक तरीका है कि आप उसके उत्पादकता को बढ़ाएं, उसके उत्पाद में वृद्धि करें। अब उत्पाद में वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा आपको, कि किसान को इरिगेशन चाहिए होगी, किसान को अच्छे बीज चाहिए होंगे। तो इन सब चीजों के लिए आपको R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। और अनुसंधान के लिए आपको निवेश करना होगा, पैसा लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की या उत्पादकता को बढ़ाने की, तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट कौन बढ़ा सकता है? सरकार। तो यहाँ लेखक का ये कहना है कि आप MSP ना बढ़ा करके इसमें ज्यादा पैसा लगाइए, ताकि हो सकता है किसान को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा फिर है कि आपको मार्केट रीच बढ़ानी होगी। मार्केट रीच का मतलब बाजार तक पहुंच। किसान आजकल अपना सामान लेकर के उसको APMC तक लाता है। APMC में बहुत आपको पता है अरहरिया सिस्टम होता है, मिडिलमैन होते हैं, बीच में पैसा खा जाते हैं। किसान को अपना जो फायदा उसके लिए है, जो बना है उसके लिए फायदा, वो उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, इसके अलावा किसान सिर्फ डोमेस्टिक, घरेलू जो मार्केट है, घरेलू बाजार है, उसी तक सीमित है। ठीक है, हमारे अंतरराष्ट्रीय बाजार, जब हम लोग दूध उत्पादन वगैरह की बात करते हैं, पोल्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम ये एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं। किसान को घरेलू बाजार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं उत्पादकता बढ़ाने की, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला अनुसंधान करना होगा, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी होगी, मतलब सिंचाई की योजनाएं बढ़ानी होगी। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाजार में पहुंच बढ़ाने की, तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाजार ऑलरेडी है। आपको तो बस एक सप्लाई चेन बनानी है जहां पे आप किसान को बाजार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये काम एकदम इमीडिएट लेवल पे अभी फिलहाल ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे यही दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात की है नीति पुनर्सर्वेक्षण की। अभी फिलहाल हमारी सब्सिडीज जो है जाती है, आपको पता होगा कि काफी सब्सिडीज है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, PDS सिस्टम है। PDS सिस्टम आपको पता होगा, राशन की जो दुकानें हैं, तो राशन की दुकानों से कम पैसे में अनाज मिलता है कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को। लेकिन बात यह है कि कम पैसे में अगर आप अनाज उपभोक्ता को देंगे तो उसकी मार पड़ेगी आखिर किसान पे, क्योंकि आप कम पैसे में लेकर के दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं अगर, तो फिर अल्टीमेटली किसान को उसका पैसा कम मिल रहा है। ठीक है, मतलब MSP आप उसकी कम रखेंगे ताकि ज्यादा प्रोक्योर कर पाए और उपभोक्ताओं को दे पाए। तो आज की नीति यह है कि उपभोक्ता को काफी फायदा हो रहा है या कंज्यूमर को काफी फायदा हो रहा है। लेखक यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ये सब्सिडी वगैरह में कटिंग्स करें, और अगर आपको देनी ही है तो किसान को दें। जो फायदा अभी 80% फायदा उपभोक्ताओं को होता है,
जबकि हम ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे केवल 11% लोग हैं, तो 80% फायदा उनको देने से क्या फायदा? बेहतर तो यही होगा ना कि जो किसान वर्ग है उसको आप लीजिए। तो लेखक ने ये कहा है कि जितना भी आप सब्सिडी के लिए पैसा देते हैं उसका 75% आप जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो किसान है, उनको दे दें। बाकी 25% वो 11% जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको ये फायदा दिया जाए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी जो पॉलिसी है, एग्रीकल्चर को लेके पॉलिसी है, उसको भी चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद है परिवर्तन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये सब चीज करने के लिए आपको चाहिए कि जो लॉ बना रहा है, जो कानून बना रहा है या जो नीतियां बना रहा है, वो इस डायरेक्शन में काम करे। मतलब जो पॉलिसी मेकर होगा, जो पॉलिसी बना रहा है, उसके माइंड में ये सारी चीजें चलनी चाहिए कि उसको फायदा किसको देना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की। ठीक है, अगर हम लोग मुख्य तौर पे देखें तो हमने फिलहाल इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया है। एक तो एमएसपी का मूल्यांकन कैसे होगा, तो हमने बोला कि किसान मांग रहे हैं एमएस स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब, कमीशन के हिसाब से किया जाए, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज्यादा बजट चाहिए जिसकी अभी उतनी उपलब्धता है नहीं, तो हमें थोड़ा सा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल ये कर सकते हैं, विविधीकरण कर सकते हैं। किसान को बोलेंगे खाली फसलों से छोड़ करके अब बाकी एक्टिविटीज में भी ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आपको R&D में पैसा लगाना होगा, निवेश करना होगा, सिंचाई की योजनाएं बनानी होगी। इसके अलावा जो अच्छे बीज है, अच्छी वैरायटी के बीज उपलब्ध करवाने होंगे, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग मार्केट रीच बढ़ा सकते हैं। जो भी प्रोडक्शन अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन आज की डेट में काफी अच्छा है। जब हम बात करते हैं 1960 के दशक से पहले की और आज की, तो हम लोग कृषि के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा किसान को अपनी आवक में नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारा अभी उद्देश्य होना चाहिए कि किसान को जो है फायदा मिले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट रीच बढ़ा दीजिए उसकी, उसको उसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के काफी प्रोडक्ट है जिनके ऊपर एक्सपोर्ट के लिए बैन है, निर्यात नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो आप निर्यात के ऊपर से बैन वगैरह जो है आप हटा दीजिए। ठीक है, फिर नीति पुनर्संरक्षण, जहां पे आप पॉलिसी को रीअलाइनमेंट कीजिए, क्योंकि आधे ज्यादा फायदा जो उपभोक्ताओं को मिल रहा है वो आपको उत्पादककर्ता को देना चाहिए, किसानों को देना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये सारी चीज हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की। कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सरकार को किसानों के साथ तर्क संगत तरीके से निपटना चाहिए, उनकी मांगों का अध्ययन करना चाहिए और समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उनके साथ बैठना चाहिए, जो कि सरकार फिलहाल कर रही है। सरकार कम से कम 3 से 4 बार बातचीत कर चुकी है, सरकार ने अपना एक प्रपोजल भी सामने रखा है। ठीक है, दूसरा, प्रमुख क्षेत्रों को व्यापक रूप से और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ संबोधित करके नीति निर्माता कृषि क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। मतलब कि आपके सारे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें हमने बात की, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, इन सबको एक साथ लेकर के इनके लिए आपको नीति बनानी होगी और हमें देखना होगा कि इन नीति से किसानों का फायदा हो और उनकी इनकम में, उनकी आवक में वृद्धि हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एमएसपी निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या सुझाव देता है। ठीक है, लागत A2 पर 25% लाभ, मतलब कि A2 के साथ आपको 25% देना है। ठीक है, लागत A2 पर, ये शायद दोनों सेम हो चुके हैं, इसको 50% कर दीजिए। ठीक है, A2 पर 50% लाभ, लागत C2 पर 50% लाभ और लागत C2 पर 25% लाभ। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।